हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक और कहानी के साथ। कहानी का नाम है भूतिया हवेली। आज आपको मैं एक अजीबोगरीब प्रेम की कहानी सुनाती हूँ। जानते हो, ये जो हवेली है वह ठाकुरों की है। बहुत ही रुआब था ठाकुर बलदेव सिंह को। वह अपने नाम की तरह ही बलवान, बुद्धिमान और रौबदार ठाकुर थे। धनवान तो थे ही, किंतु सुंदरता के भी बड़े पारखी थे। उनकी 2 पत्नियां थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर थी, पर दोनों की कोई औलाद नहीं हुई। इस कारण ठाकुर बलदेव सिंह हमेशा ही चिंतित और परेशान रहते थे। वो सोचते थे, जो भी धन मैंने कमाया है, ये हवेली, इसका क्या होगा। एक बार की बात है, हम 4-5 कॉलेज के दोस्त यूं ही टहलने निकले थे। हंसते खेलते मजे करते घूम रहे थे। तब वह ठाकुर साहब की हवेली के रास्ते से हम जा रहे थे। श्याम बोला, यहाँ कोई ठाकुर की हवेली है, वहाँ कोई नहीं जाता। सुना है वहाँ भूत रहते हैं। दीपा बोली, आज के समय में भी तुम भूतों पर यकीन करते हो? भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे यार, अभी तो दिन है, भूत तो रात में आते हैं। हम दिन में ही वो हवेली देखकर आ जाएंगे। चलो चलते हैं, किशोर बोला। हमने तो फ्लैट ही देखे हैं या फिर कोठी, हवेली तो कभी देखी ही नहीं। पहले लोग कैसे रहते होंगे, उनकी हवेली की कलाकारी कितनी बड़ी है, सब मुझे देखना है। हर बार तो आया नहीं जाता, और अब आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। तभी उन्होंने उस रास्ते के पत्थर पर कुछ लिखा देखा, उधर कोई न जाए, वहाँ कोई रहता है। उस पत्थर पर लिखे अक्षरों को पढ़कर चारों हंसने लगे। किशोर बोला, देखा, वहाँ कोई पहले से ही रहता है, चलो उससे भी मिल लेंगे। अरे नहीं यार, ये लोग हमें सावधान कर रहे हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। ये नहीं पढ़ा, वहाँ कोई न जाए। हमने आज तक किसी का कहना माना है, हमेशा अपने मन की ही है। आज भी अपनी इच्छा से ही उधर भी जाएंगे। देखे भला, हमें कौन रोक सकता है। श्याम डींगे मारते हुए बोला। उसके इतना कहने के ही देरी थी, तभी न जाने कहां से एक गाड़ी वहां आकर रुक गई। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और बोला, कहिए, आप कहीं जाना चाहते हैं? इतनी देर से जो जैनी शांत होकर उनकी बातें सुन रही थी, वह बोली, हमें कहीं नहीं जाना, अब हम घर जाएंगे। नहीं, आए हैं तो उस हवेली को देखकर ही जाएंगे। मैंने इससे पहले कभी हवेली देखी ही नहीं, प्रशांत उत्सुकता से बोला। दीपा बोली, जैनी ठीक कह रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। देखा नहीं, इस रास्ते पर भी कोई आ जा नहीं रहा। मुझे तो डर लग रहा है। तुम लड़कियां तो होती ही डरपोक हो। गाड़ी वाले से बोला, क्या तुम हवेली का रास्ता जानते हो? जी, मेरा तो यही कार्य है, भटके हुए को मंजिल तक पहुंचाना। थोड़ी ना नुकुर के बाद 5 गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी चलने लगती है। क्या तुम यही रहते हो? किशोर का सवाल था। जी। तब तो तुम हवेली का भी रास्ता जानते होंगे, नीलिमा ने पूछा। जी, मेरा यही काम है, भटके हुए को मंजिल तक पहुंचाना। जैनी बोली, क्या इसने ये 2 संवाद ही रटे हुए हैं? इससे कुछ भी पूछना व्यर्थ है। किशोर बोला, अब तक तुम कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा चुके? बहुत सारे, जो भी हवेली में जाना चाहते हैं। तभी गाड़ी हवेली के सामने आके रुकी। हवेली देखने में बहुत पुरानी थी। सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। इसी गाड़ी वाले को यहीं रोक लो, फिर वापसी में इसी से चले जाएंगे। दीपा की बात सबको सही लगी, और जैसे ही उन लोगों ने पलटकर देखा तो न ही वहां गाड़ी थी, न ही वहां कोई ड्राइवर था। हवेली देखकर भाग गया होगा, श्याम बोला। सभी हवेली की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही रास्ते भी साफ होते ही जा रहे थे, किंतु उन्होंने उल्लास में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वाह यार,
पहले लोग इतनी बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे? क्या ठाठ थे, क्या शान थी। दीपा बोली। हवेली का बड़ा दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसे। पहले उन्होंने हवेली को चारों तरफ से घूम घूम कर देखा। इस चक्कर में उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि दिन ढलने लगा है। जब वो लोग अंदर गए तो वहाँ की शान देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ रहता है। तब श्याम ने आवाज लगाई, कोई है, कोई है। तभी एक बहुत ही सुंदर महिला किसी एक कमरे से बाहर आई और बोली, आइए, आप लोगों का स्वागत है। चैनी बोली, देखो यहाँ तो पहले से ही कोई रहता है, यूं ही इसे भूतिया हवेली कहकर बदनाम कर रखा है। चैनी ने उस महिला को पूछा, आप अकेली रहती हैं या और भी कोई यहाँ रहता है? वो महिला मुस्कुराकर बोली, आप आइए तो सही, और लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी। उनके लिए खाने का भी प्रबंध किया गया। तब दीपा ने पूछा, आप इस हवेली में कब से रह रही हो? बरसों हो गए, उसने मुस्कुराकर कहा। ये हवेली किसकी है और इसे भूतिया हवेली क्यों कहते हैं? यहाँ तो आप बड़े ठाठ से रह रही है, देखने में तो किसी राजघराने की लग रही हो। वो मुस्कुराई। आप हमें इसकी कहानी बताइए। तब उसने कहानी सुनानी आरंभ की। यह कहानी है ठाकुर बलदेव सिंह की। वह परेशान थे कि मेरे पश्चात इस हवेली और मेरी धन संपत्ति का क्या होगा। फिर क्या हुआ? संवेद। फिर एक दिन ठाकुर बलदेव सिंह इस गांव में टहलने निकले। एकाएक उनके घोड़े के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आ गई, जिसे वह देखते ही रह गए। बिल्कुल आप ही की तरह होगी, श्याम बोला। वो मुस्कुराई। तू बीच बीच में टोकना बंद कर, पहले पूरी कहानी तो सुन ले। दीपा ने डांटा और बोली, कौन थी वो लड़की? वो उसी गांव में 2 दिन पहले ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई थी। उसे देखकर ठाकुर साहब अपना दिल दे चुके। उन्होंने उस लड़की का पता लगाया और विवाह की बात की। उसके घर रिश्ता भेजा। गरीब घर की लड़की के लिए इतने बड़े परिवार से रिश्ता आया, कौन मना कर सकता था। खूब धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। उसकी सुंदरता देखकर ठाकुर साहब की पहली दोनों पत्नियां चल भून गई। रूपा देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही होशियार भी थी। दोनों उसे नीचा दिखाने और परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। ठाकुर साहब तो उनकी सुंदरता में इस तरह खोया था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी रूपा को कोई भी परेशानी हो और उसका सौंदर्य किसी भी तरह से कम हो जाए। उसका पागलपन इस कदर बढ़ चुका था कि वो अपने वंश को भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। भला ऐसे क्यों? चैनी ने पूछा। वो नहीं चाहता था कि उसकी रूपा बच्चा पैदा करे और अपना सौंदर्य खो दे। रूपा ने समझाया भी कि माँ बनना एक औरत के लिए सौभाग्य की बात है। माँ बनकर तो उसका सौंदर्य और भी निखर उठेगा, किंतु ठाकुर किसी भी तरह नहीं माना। उसका बस चलता तो वो अपनी रूपा को हमेशा जवान और सुंदर रहने की जड़ी बूटी खिला देता, पर ऐसा तो संभव नहीं है। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही होता है। रूपा तो माँ बनने के लिए तड़प रही थी। ठाकुर की पहली दोनों पत्नियां भी नहीं चाहती थी कि रूपा की कोई संतान हो। उनके विवाह को 1 साल हो गया, तभी रूपा का रूप और अधिक निखरने लगा, जिसके चलते ठाकुर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। किंतु वो ये नहीं जानता था कि रूपा के इस निखार का कारण उसका माँ बनना ही है। रूपा उसे बताना चाहती थी, पर डर के कारण बता नहीं पाई। पता नहीं सच्चाई का पता चलने पर ठाकुर क्या कर बैठे। सभी बच्चे बैठे हुए उत्सुकता पूर्वक उसकी कहानी सुने जा रहे थे। उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि रात्रि गहरा चुकी है। आगे क्या हुआ? सभी एक साथ बोले।
एक दिन ठाकुर ने एक बहुत बड़े चित्रकार को बुलवाया और रूपा का चित्र बनाने को कहा। चित्रकार भी रूपा का सौंदर्य देखकर दंग रह गया और अपने अनुभव से ताड़ गया। जब वो रूपा का चित्र बना रहा था, पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने रूपा की गर्भवती वाला चित्र बनाया। शायद वो चित्र के माध्यम से ठाकुर को खुशखबरी देना चाहता था, ताकि उसे और अधिक धन पुरस्कार के रूप में मिले। किंतु हुआ इसके विपरीत। ठाकुर को क्रोध आ गया और रूपा के सुडौल तन को इस रूप में देखकर आग बबूला हो उठा और चित्रकार को इनाम देने के बदले उसे दंड सुना दिया। जब चित्रकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न इस ठाकुर के अजीब प्रेम को हकीकत दिखला दी जाए। तब वो बोला, सौंदर्य कितना भी सुंदर क्यों न हो, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है। फूल भी सुंदर होते हैं, किंतु एक समय पश्चात उन्हें भी मुरझाना पड़ता है। इसी तरह नारी हो या नर, एक न एक दिन उसे वृद्ध होना ही है और उनके तन को नष्ट होना ही है। चित्रकार की बातों से ठाकुर को सीख तो नहीं मिली, किंतु वो चिंतित अवश्य हो गया। उसने रूपा के सौंदर्य को उसी तरह बरकरार रखने के लिए उसके लिए शीशे का ताबूत बनवा दिया। उसमें उसकी 2 पत्नियां की भी साजिश थी। उन्होंने ही बताया था कि उसके सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए इसे शीशे के बक्से में बंद करवा दो। रूपा के सौंदर्य को लेकर वो इतना गंभीर था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसने वैसा ही किया। ठाकुर का अजीबोगरीब प्रेम रूपा पर भारी पड़ रहा था। अब तो उसकी जान पर भी बनाई थी। उसने ठाकुर से कहा भी कि मैं उसके अंदर मर जाऊंगी और मेरा सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा, पर ठाकुर ने उसकी एक न सुनी और रूपा को शीशे के ताबूत में बंद करवाकर उसे अपने ही कमरे में रखा। रूपा का दम घुटने लगा। उसने ठाकुर को समझाया, उससे हाथ भी जोड़े, पर ठाकुर ने उसकी बात न मानी। रूपा के पेट में बच्चा भी था। भूख और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। शाम को जब ठाकुर कमरे में आया, तब उसने सबसे पहले रूपा को देखना चाहा, किंतु अब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने उसको कई बार पुकारा, रूपा रूपा, पर रूपा का सौंदर्य ही उसकी जान का दुश्मन बन गया था और वो मर चुकी थी। ठाकुर ने वैद्य जी को बुलवाया। तब उन्होंने बताया, ये दम घुटने से मर चुकी है और उसके पेट में तुम्हारे वंश का वारिस भी था। इतना सुनते ही ठाकुर की मनःस्थिति और खराब हो गई। उसने चित्रकार के चित्र को उठाकर देखा। इसका अर्थ वो चित्रकार समझ गया था और मैं समझ ही नहीं सका, नहीं जानने का प्रयत्न किया। अब उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास ही हो रहा था। उसने रूपा का कोई संस्कार नहीं किया। उसको उसी तरह शीशे के ताबूत में बंद कर दिया और स्वयं भी उसी कमरे में बंद हो गया अपनी रूपा के साथ। आगे क्या हुआ? तभी श्याम बोला, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। जब वो आया तो वो कांप रहा था। वो अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहता था, पर वे तो उस महिला की कहानी सुनने में मशगूल थे। वो श्याम से मुस्कुराकर बोली, तुम भी बैठकर कहानी सुनो। ठाकुर न कुछ खाता पीता था, न ही दरवाजा खुलता था। इस तरह उसे 15 दिन उस कमरे में बंद हुए हो गए। 15 दिनों के बाद जब जबरदस्ती दरवाजा खोला गया तो ठाकुर की भी लाश ही मिली। उसकी पहली दोनों पत्नियां पहले से ही हवेली छोड़कर जा चुकी थी। उन्हें डर था कि जब भी ठाकुर बाहर आएगा तभी उन्हें दंड देगा। ठाकुर की लाश देखकर
उसके नौकर भी भाग गए। तब से दोनों इसी हवेली में भटक रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली। प्रशांत बोला, वो आपको नहीं मिले? फिर आप यहाँ इस तरह कैसे रहती हैं? तभी श्याम बोला, क्या तू भी न कुछ भी बोलता रहता है? कहकर चिल्लाने जैसे स्वर में बोला, उस दिन तूने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ये दीपा अपने को क्या समझती है? उसके इस तरह के व्यवहार से सभी देखने लगे। वो हाथों के इशारों से कुछ कहना चाहता था पर कोई समझा नहीं। जैसे ही वो लोग उस महिला की तरफ पलटे, वहाँ कोई नहीं था। तब श्याम बोला, ये औरत और कोई नहीं, रूपा की ही आत्मा थी क्या? सभी डर से कांपने लगे। मैं भी तो कहूँ, इतनी रात गए कोई कैसे हमारी खातिरदारी करने लगा, वो भी भूतिया हवेली में। तुझे कैसे पता चला कि वो औरत नहीं, रूपा का भूत है? जब मैं वॉशरूम गया तभी मैंने वो ही तस्वीर टंगी देखी जिसका वो जिक्र कर रही थी। तब जैनी बोली, चलो उस दरवाजे की तरफ से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे की तरफ गए, वो दरवाजा बंद हो गया। अब तो जिस भी दरवाजे की तरफ वो जाते, वो दरवाजा बंद हो जाता था। तभी एक आवाज गूंजी, मैं तो बरसों से बंद हूँ, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर नहीं करोगे? हम दोनों पति पत्नी तड़प रहे हैं, अब तुम लोग यहीं रहोगे हमारे साथ। उसके इतना कहते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे हवेली घूम रही हो और वे सभी दहशत के कारण बेहोश हो गए। हवेली पर सूरज की किरण पड़ी। वे पांचों अभी भी ऐसे ही पड़े थे। तभी दीपा ने आंख खोली और पानी के छींटे मारकर अपने दोस्तों को भी उठाया। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देखा। वो उठे और भागने लगे। तभी जैनी ने उन्हें रोक दिया और बोली, अब दिन है, ठाकुर साहब का कमरा ढूंढो। ये क्या पागलपन है? सभी बोले। जैनी बोली, आए हैं तो एक नेक कार्य भी करके जाएंगे। सभी उसकी बात समझ गए और सबने मिलकर वो कमरा ढूंढ ही लिया। वो ताबूत भी ढूंढा। हवेली के पीछे ही उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और 2 चिताएं तैयार की। जितना भी उन्हें ज्ञान था, कुछ गूगल से मंत्रोच्चारण करके उनका दाह संस्कार किया और अपने घर के लिए चल पड़े। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।